वेलकम वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी वो एआरसी की समरी जो चल रही थी, जिसका पहला वीडियो कल आ चुका है, जिसमें प्रथम रिपोर्ट की चर्चा की गई थी आरटीआई के ऊपर। ये सारे पॉइंट्स हमने कल देख लिए थे कि आरटीआई में कहाँ पे क्या समस्या और आईआरसी ने क्या सिफारिश की थी। ये हमने कल देख लिया है, दोनों स्तर पे, कार्यान्वयन के स्तर पे भी, संस्थागत स्तर पे भी। अब आज स्टार्ट करेंगे फोर्थ रिपोर्ट। और सेकंड और थर्ड रिपोर्ट क्यों नहीं करना है, क्योंकि सेकंड और थर्ड रिपोर्ट अपने यूपीएससी के लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ना उसका कोई रोल एथिक्स में बनता है ना गवर्नेंस में बनता है। और मेनली एआरसी का इम्पोर्टेंस यूपीएससी में गवर्नेंस या एथिक्स के लिए होता है। इसलिए जितनी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है वही रिपोर्ट्स करेंगे। वैसे तो एआरसी में 15 रिपोर्ट कल बताया ही था, जिसमें से हम 8 रिपोर्ट की समरी इस पीडीएफ में देखेंगे और टू द पॉइंट देखेंगे, जितना क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा देख लेंगे। जैसे ये पीडीएफ भी मात्र 23 पेजेस की है, जिसमें सारी 8 रिपोर्ट्स आ जाएंगी और उतना ही कंटेंट है जितना एग्जाम के लिए लिखने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि आंसर लिखना होता है 250 शब्द ज़्यादा या फिर 150 शब्द। इतने में आंसर लिखना, पूरे में एआरसी का जिक्र थोड़ी करना होता है, और भी चीज़ें लिखनी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखना है तो एआरसी से 3 से 4 पॉइंट ही लिखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। तो उसके लिए उसके इसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनाई गई है, ये पीडीएफ बनाया गया है, उसके लिए ये पीडीएफ इनफ होगा। तो अब अपन शुरू करते हैं चौथी रिपोर्ट। चौथी रिपोर्ट किस चीज़ के ऊपर थी, कल भी बताया था, शासन व्यवस्था में नैतिकता। तो पहली बात तो ये कि ये रिपोर्ट एथिक्स में जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये सब बता दिया था कल। तो शासन व्यवस्था में नैतिकता, ये हम एथिक्स में पढ़ते हैं। तो नैतिकता का महत्व क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शासन व्यवस्था में नैतिकता का महत्व। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये एआरसी में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने खुद से ऐड कर दिया है। तो क्या क्या महत्व है, भ्रष्टाचार की मुक्ति हो जाएगी, ठीक बात है। लोक सेवाओं का समावेशीकरण, सबसे बढ़िया समावेशीकरण। समावेशीकरण एक कीवर्ड भी है। जब भी एथिक्स या गवर्नेंस या फिर कहीं भी मौका मिले, ये शब्द को लिखना ही लिखना है। ये सब मतलब एक इम्पोर्टेंस है यूपीएससी की कीवर्ड्स है। तो ये सब लिखने से थोड़ा सा प्लस पॉइंट बन जाता है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो मैं आगे आगे चलते चलेंगे वो पता चलते रहेंगे, वो बताता रहूँगा कि वो सब लिखने से क्वेश्चन में लगता है कि हाँ, आपने भारत सरकार की ऑथेंटिक सोर्स पढ़ी है। भारत सरकार ये शब्द का बहुत उपयोग करता है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो आगे मिलेंगे। समावेशीकरण। तीसरा है जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। शासन व्यवस्था में नैतिकता से जन भागीदारी सुनिश्चित होगी, ठीक है। संविधान संविधान एवं कानूनों का अनुपालन होगा, ये भी ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, केवल याद रखने के लिए, बाकी इसके एग्जाम्पल आपको खुद से ऐड करने होंगे। एग्जाम्पल यही है कि अगर नैतिकता में आ जाएगी, ईमानदारी आ जाएगी, तो संवैधानिक एवं कानूनी मूल्यों का पालन बढ़ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे आर्म स्ट्रॉन्ग पामे का मिल जाएगा आपको, बहुत सारे आईएएस आईपीएस है, उनका एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर एग्जाम्पल की लिस्ट चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो अगले पॉइंट में चलते हैं। जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा, ये भी अच्छा पॉइंट है और ये अच्छे कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स तो सिलेबस में भी मेंशन है, तो ये भी ठीक है। और पांचवा है महत्व। अभी देख रहे हैं महत्व जो एआरसी द्वारा नहीं दिए गए हैं, ये हमने खुद से लिखे हैं। नागरिक केंद्रित शासन प्राप्त किया जाएगा। नागरिक केंद्रित शासन मतलब नागरिकों को केंद्र में रखकर, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं एआरसी का क्या है सिस्टम। तो ये रिपोर्ट सेकंड एआरसी द्वारा शासन में नैतिकता प्रदायित है, जिसे जनवरी 2007 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। बाकी ओवरऑल पूरी रिपोर्ट को 2009 में प्रकाशित किया गया था ना ये, लेकिन ये वाली रिपोर्ट को 2007 में, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी के विचारों के हिसाब से महात्मा गांधी का विचार भी लिखा है, जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन में कहीं भी ऐड कर सकते हैं, यदि यहाँ नैतिकता, शासन व्यवस्था में नैतिकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। महात्मा गांधी का विचार क्या है, आप वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप नैतिक रहेंगे, अगर आप नैतिकता देखना चाहते हैं तो आप पहले नैतिक बने। ये उनके विचार, ये आप धड़ल्ले से एथिक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ेंगे। अब एथिक्स में 130 का तो स्कोर लाना ही है। अब आते हैं शासन में नैतिकता की अवधारणा। इसमें कई अवधारणा, किसी एक को भी याद करके आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा ये है प्लेटो के अनुसार, जो बुद्धिमान सरकार में भाग लेने से इनकार करते हैं, उन्हें बुरे पुरुषों द्वारा शासन से पीड़ित होना पड़ता है। ये सबसे बढ़िया है, बाकी और भी देख लीजिए।
नैतिकता को व्यवहार पसंद और कार्यों को निर्देशित करने वाले मानकों के समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, व्यवहार पसंद और कार्यों को निर्देशित करने वाले मानकों का समूह नैतिकता को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अगला है शासन में सुधार और भ्रष्टाचार के उन्मूलन को न केवल नैतिक अनिवार्यता बल्कि आर्थिक आवश्यकता में भी माना जाता है। ठीक माना गया है। ठीक है, सार्वजनिक पद को एक विश्वास के रूप में माना जाना चाहिए। सार्वजनिक पद को एक विश्वास के रूप में माना जाना चाहिए। ईमानदारी वित्तीय ईमानदारी से कहीं अधिक है, ये भी एक पॉइंट है। अच्छे शासन को नैतिक गुणों पर आधारित होना चाहिए, ये तो है ही, अच्छे शासन को नैतिक गुणों पर ही आधारित होना चाहिए। ठीक है, ये तो पढ़ ही लिया। कन्फ्यूशियस का भी है एक, अच्छे शासन में अच्छे शासन और शांति की नींव बताया नैतिकता को, धार्मिकता और नैतिकता को। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए है, इनमें से एक आध भी याद रहेगा, काम चलेगा। अब देखते हैं शासन व्यवस्था में नैतिकता में सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में कहीं भी किसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, पेपर 2 में या फिर किसी भी पेपर में आ जाए, या फिर ऐसे में भी लिखने को आ जाए, और इंग्लिश ऐसे में लिखने को आ जाए, जब इंग्लिश कंपलसरी में, तो ARC का जिक्र कर देना है। भ्रष्टाचार के कैसे होता है, दो तरीके से होता है, एक संस्था के स्तर पर, एक व्यक्ति के स्तर पर, ये पता होना चाहिए, एक वैश्विक घटना, ये सब तो ठीक है। अब भ्रष्टाचार के कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है, तो परिणाम इसमें नहीं लिखे, मैं यहाँ पे अलग से लिख दिया हूँ। बाकी इसके कारण ये हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमों में मंजूरी एवं मुकदमों में देरी होना। जैसे न्यायालय में बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, भारत में लगभग 4.5 करोड़ केसेस आज भी पेंडिंग में है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अकॉर्डिंग 4.5 करोड़, जिसमें से 85% लोअर कोर्ट्स पे पेंडिंग में। ये डेटा याद रखिए, काम आएगा। और दूसरा कारण क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नर्म पेट राजनीति का अपराधीकरण है। मतलब नर्म पेट राजनीति का अपराधीकरण है। अपराधिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं और बाहुबल और धनबल का प्रयोग करके वोट सुरक्षित कर लेते हैं, मतलब राजनीति का अपराधीकरण एक कारण हो गया। तीसरा चलते हैं अगला, ये अत्यधिक विनियमन एक कारण हो गया। आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रतिबंध, विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ावा मिल जाता है कि जो काम फ्रंट में नहीं हो रहा उसको साइड से या फिर नीचे से, टेबल के नीचे से लेके काम कर देते हैं, तो ये एक बात है। और शक्तियों का असंतुलन, विवेकाधीन शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, मतलब प्रशासनों के पास कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। विधायकों को अप्रत्यक्ष कार्यकारी रूप से कार्य करना, अप्रत्यक्ष रूप से कार्य, जैसे MP लड़ी या MLA लड़ी स्कीम जो होती है, जिसमें 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ जोड़ दूँ कि MP लड़ से UPSC प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। कब पूछा था, 2021 शायद, 21 या 22। तो MP ये मनमानी ढंग से पैसा खर्च कर देते हैं, तो बात ये है कहाँ पे करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार का स्कोप बन जाता है। और अगला, नागरिक सेवाओं को अस्पष्ट जवाबदेही। समस्या सबसे यही है, ये समस्या इसमें भी है और हर जगह की, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कहीं पे कोई काम कर रहा है, कहीं पे DM काम कर रहे हैं, फिर कोई कर रहा है, विधायक सांसद कोई भी काम कर रहा है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि चलो ये पुल बनाया है हमने, तो ये पुल कितने दिन चलेगा, अगर ये अपने समय सीमा से पहले गिर जाता है, फिर कुछ हो जाता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इस चीज़ की कमी है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बढ़ा दिया जाए तो भ्रष्टाचार को शासन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि बार बार स्थानांतरण, अधिकारियों का मनमाना और बार बार स्थानांतरण, हाँ, जब अधिकारियों को बार बार यहाँ वहाँ भेज दिया जाता है, फिर अधिकारी भी लिप्त हो जाते हैं। बाकी अब ARC के सुझाव क्या क्या है, तो ये याद रखिएगा। एक चीज़ में एक पैटर्न बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ में लिखना हो, सिफारिश लिखना हो या फिर कारण भी लिखना हो, किसी भी क्वेश्चन में, एथिक्स में, पेपर 1 पेपर 2 किसी भी कारण, तो सोच इस तरह आप सोच सकते हैं। जैसे किसी भी ऐसे में भी अगर आपको कुछ लिखना है, तो इस तरह आप थिंकिंग पैटर्न कर सकते हैं। एक सेकंड बता देता हूँ। ऐसे एक सोच सकते हैं कि आप पहले ये देख लीजिए, सामाजिक, कोई भी किसी भी चीज़ में लिखना हो जिसमें आपके पास एक भी पॉइंट नहीं है, तो आप इस तरह सोच सकते हैं, सामाजिक। दूसरा सोच लीजिए आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा पॉइंट सोच सकते हैं पर्यावरणिक, पांचवा पॉइंट सोच सकते हैं भौगोलिक,
एक छठवां पॉइंट सोच सकते हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। इन पैटर्नों के आधार पर थिंकिंग की जा सकती है। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी कंटेंट नहीं है तो इनमें इस पैटर्न को रख के थिंकिंग की जा सकती है, जिसमें एक एक पॉइंट भी मिल जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल हो जाएंगे। और ऐसे में भी थिंकिंग इसी पैटर्न में की जाती है। कोई भी टॉपिक है तो पहले उसके हर डायमेंशन को सोच लो। हर डायमेंशन से लिखने में ऐसे में भी मार्क्स बढ़ते हैं। और बाकी सारे क्वेश्चन जीएस में भी, क्वेश्चंस में भी अगर हर डायमेंशन कवर है ना तो नम मार्क्स बढ़ते हैं। एक डायमेंशन कवर होने पे मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते मिलते। अपन आगे आते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण परिणाम पढ़ लिया ये। अब आते हैं भ्रष्टाचार के सुझाव एवं सिफारिश जो एआरसी ने किया है। ठीक है, तो एआरसी ने भ्रष्टाचार को बेहतर बनाने की व्यापक सिफारिशें की हैं। क्या क्या राजनीतिक सिफारिशें की हैं, देखिएगा यहाँ पे एक पैटर्न ये भी समझिएगा कि एआरसी ने भी सिफारिश की तो ऐसा नहीं लिख दिया कि पॉइंट में सिफारिश ऐसे 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 एक लिख दिया। इसने भी व्यापक किया। व्यापक करने के लिए जरूरी है कि आप विभिन्न चरणों में सोचें। राजनीति किसने दिया है, न्यायपालिका किस स्तर पर दिया है, ठीक है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानूनी दिया है, ठीक है, और संस्थागत दिया हुआ है, ठीक है, सामाजिक अवसंरचना के स्तर पर दिया हुआ है, प्रणाल प्राण प्रणालीगत सुधार के स्तर पर दिया गया है, फिर आता है निष्कर्ष। तो मतलब व्यापक अगर कुछ भी चीज़ लिखनी है तो आपको किसी एक पैटर्न में जाके नहीं लिखना है, विभिन्न पैटर्न में सोचना है। इस पैटर्न में भी सोच सकते हैं ये सारे लिख के। तो बात है राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार के लिए क्या दिया गया, राज्य वित्त पोषण से चुनाव करवाया जाए। चुनाव के लिए राज्य वित्त पोषण से फंडिंग की जाए, ठीक है। राज्य वित्त पोषण का एक ये सिफारिश आप लिख सकते हैं। अगला है दल दल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैंने लिख दिया, 1985 का है। 52वें संविधान संशोधन 1985 से आया था, जिसका निर्णय कौन लेते हैं, अध्यक्ष या सभापति, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत होता है, की हो तो हालन जजमेंट से 1992 के, ठीक है। ये है एंटी डिफेक्शन के बारे में बेसिक। इसने सजेशन क्या दिया है एआरसी ने कि एंटी डिफेक्शन को सदस्यों में अयोग्यता घोषित करने का निर्णय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए, वो भी चुनाव आयोग की सलाह पर। तो अध्यक्ष और सभापति का को हटा के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इसका एक कारण ये है कि अध्यक्ष और सभापति जो होते हैं वो राजनीतिक पार्टी से चुने हुए होते हैं, तो वो पार्टी के बेस में ये जजमेंट ले लेते हैं। इसलिए इसने सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को लेना चाहिए, और वो भी चुनाव आयोग की सलाह पर। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जब अध्यक्ष और सभापति राजनीतिक पार्टी से होते हैं तो उस पार्टी के हित में काम करने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है सांसदों की, वहाँ पे वो भी काम आ जाती है, तो भ्रष्टाचार को इससे बढ़ावा मिलता है। इसलिए ये एक सुझाव बढ़िया है, इसके लिखना है। और अगला है प्रतिनिधि अधिनियम, वही आरपीए अपना जो पढ़ते हैं, आरपीए 1951। इस कन्वेंशन अलग से सिलेबस में एक अलग बिंदु देखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अपन कोई एक लेक्चर लेके इसको मैं कंप्लीट करवा दूँगा इक्यावन वालों को विस्तार में पूरा। तो क्या है, प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 में संशोधन कर गंभीर और जघन्य अपराधों में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को अयोग्य ठहराया जाए, ठीक है। इसमें यही बोला, हालांकि ये तो अब होता भी है, भ्रष्टाचार से शामिल होता है कोई तो उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता है, तो ये एक सजेशन भी है। अब ये अगला है, यह अनिवार्य किया जाए कि राजनीतिक दल अपने खातों को प्रकाशित करें, ठीक है। राजनीतिक दल अपने खातों को, इसके लिए हमने पिछले साल वो एक आदेश वो देखा था ना, इलेक्शन कमीशन वाला मामला, जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिश करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। तो ये है इलेक्टोरल, ये तो अब होता, तो ये अभी के समय के लिए वैलिड नहीं है ये पॉइंट, ये बता दूँ ये वाला, क्योंकि अब इलेक्टोरल रोल्स जो होती है उसको पब्लिश किया जाता है, आरटीआई के दायरे में आता है ये भी, ठीक। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्तों एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कॉलेजियम द्वारा गठन किया जाए। ये भी अभी के लिए पॉइंट वैलिड नहीं, क्यों, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 आ चुका है, और ये सिफारिश तो 2007 की है, हमने जैसे देखा ये, तो अभी के लिए ये दोनों पॉइंट वैलिड नहीं है,
क्योंकि अब तो चीफ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही कमेटी बनती है 3 मेंबर की। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जिसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करता है। तो अब तो ये चीज़ हो ही रहा है। अब आगे आते हैं, चुनाव याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विशेष चुनाव प्राधिकरणों का गठन किया जाना चाहिए। अभी चुनाव याचिकाओं को डायरेक्ट हाई कोर्ट के स्तर पर देखा जाता है, लेकिन अभी इसमें बात किया है कि विशेष चुनाव प्राधिकरणों के गठन की बात की गई है। चुनाव याचिका इस साल चर्चे में भी थी पिछले साल, क्योंकि पिछले साल चुनाव हुआ है 2024 में लोकसभा का, इसलिए ये याद रखने की बात है। चुनाव याचिका अभी हाई कोर्ट के स्तर पर देखी जाती है। हाई कोर्ट का ओरिजिनल राइट है, मूल क्षेत्र अधिकार में आता है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं लाभ के पद को परिभाषित किया जाए। लाभ के पद से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूं या फिर वो एक नोट दे दूं, तो ये इम्पोर्टेंट है। लाभ के पद, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही यूपीएससी ने भी क्वेश्चन में यही लिखा था, लाभ का पद संविधान में भली भांति परिभाषित है, जो कि गलत है स्टेटमेंट। तो इसमें ये सजेशन देना है कि लाभ के पद को परिभाषित किया जाए, ताकि कार्यकारी निर्णय सार्वजनिक धन नियंत्रण जुड़े पदों विधायिका में अयोग्य ठहराए जा सके, ठीक है। और एक अगला सजेशन ये है कि एमपी और एमएलए लेड स्कीम को समाप्त किया जाए। ये अलग से सजेशन है, ये इसी में नहीं है, ये यहाँ पे आना चाहिए। अगला सजेशन है सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, यही एमपी और एमएलए के विधायी कार्यों को निर्वहन में अलग से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण घोषित किया जाना चाहिए। मतलब जो ये कार्य कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, उसको आरटीआई दायर करके जनता के सामने लाया जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं होता है। तो ये एक अच्छा सजेशन है। अब आ जाते हैं न्यायपालिका के स्तर पर। अभी ये हो गया राजनीति के स्तर पर, अब आते हैं न्यायपालिका के स्तर पर। तो न्यायपालिका के स्तर पर ये राष्ट्रीय न्यायिक परिषद गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद क्या करेगी? राष्ट्रीय न्यायिक परिषद में कौन होगा? पहले कार्यकारी, विधायिका, न्यायपालिका से तीनों सदस्य होंगे, ठीक है। इसका काम क्या होगा? जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में या आज के करंट अफेयर में भी देखा है कि न्यायपालिका का रिमूवल किस तरह होता है, वो अभी हमने देखा है। तो इसमें वही बात लिखी गई है कि उसके लिए एक न्यायिक परिषद होनी चाहिए। अभी तक हमने देखा था कि अध्यक्ष रिपोर्ट को जब स्वीकार अस्वीकार, अध्यक्ष और सभापति रिपोर्ट को स्वीकार अस्वीकार कर सकते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो 3 सदस्यीय समिति बनानी पड़ती है। 3 सदस्यीय समिति में होते हैं सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, और दूसरा होता है हाई कोर्ट, सीजे ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरा होता है प्रतिष्ठित न्याय विधि। ये 3 लोग मिलकर करते हैं रिमूवल, मतलब कदाचार जो सिद्ध करना होता है वो 3 सदस्यीय समिति करती है। लेकिन इसमें ये सिफारिश की गई कि राष्ट्रीय न्यायिक परिषद बनाई जाए, राष्ट्रीय न्यायिक परिषद द्वारा उनका रिमूवल तय किया जाए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगला है राष्ट्रीय न्यायिक परिषद में आचार संहिता का निर्धारण किया जाए और कदाचार की जांच करने का अधिकार दिया जाए, वही जो अभी मैंने बताया। और अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पर उनकी निगरानी के मामलों में एनजेसी से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शामिल किया जाए। वही नियुक्ति के मामले में भी बात कर रहे हैं कि एनजेसी को लिया जाए। हालांकि एनजेसी अपने यहाँ आ चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजेस केस में जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था, जिसमें मतलब जजों की नियुक्ति के बारे में था, ये नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। अब इसमें भी यही सिफारिश करना है। इसके लिए मतलब न्यायिक ढांचा में एआरसी ने यही सिफारिश की है। अगर आपको कभी लिखना हो कि भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार समाप्त करने के क्या उपाय हैं, तो ये लिखा जा सकता है एनजेसी या फिर एनजेसी, है ना। और ये दोनों स्तर पर, नियुक्ति के स्तर पर भी, रिमूवल के स्तर पर भी। हम न्यायिक मूल्य, अब अगला है न्यायिक मूल्यों आयुक्तों के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित करना, ठीक है। न्याय ये भी ठीक है। अब आते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानूनी ढांचा। हमारे पास कानून कौन कौन से हैं? तो पहला तो ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है। संविधान और लोक के तहत संविधान को लोकतांत्रिक संस्थाओं का सकल विकृत अधिकार का दुरुपयोग एवं न्याय में बाधा डालने और सार्वजनिक धन का अपव्यय जैसे कृत्यों के अपराध के रूप में वर्गीकरण करना। इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इस अधिनियम में 88 वाला है, इसमें भ्रष्टाचार को परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि भ्रष्टाचार को अभी तक कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसमें यही है कि ये सारी चीज़ों को जो संविधान एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार के रूप में परिभाषित करने के लिए ऐसा
अपराध कृत्यों में शामिल करना, वही बात है। या फिर ये भी लिख सकते हैं भ्रष्टाचार को परिभाषित करना, ये सब चीज़ों को जोड़ के मतलब संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग जो कर रहा है उसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाना, ऐसा। अगला है मिली भगत से रिश्वत, जो संगठित रिश्वत होती है उसको विशेष अपराध के रूप में घोषित करना। राज्य में जनता का नुकसान, जिसमें राज्य एवं जनता को नुकसान होता है और उसके लिए दुगना दंड देना, ये एक सिफारिश है एआरसी की। अगला है गिरफ्तारी के समय रंगे हाथों पकड़े गए या आय के स्रोतों में असंतुलित संपत्ति रखने वाले लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। अभी क्या होता है कि कोई भी लोक सेवक या कोई, जैसे आप लोग बनेंगे आईएएस आईपीएस, तो कभी भी आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा तो एक पूर्व स्वीकृति की जरूरत होती है। लेकिन अभी एआरसी ने ऐसा सजेशन दिया कि उसमें पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भले लोक सेवा को कोई भी अगर रंगे हाथ पकड़ा गया या फिर आय स्रोतों की असंतुलित संपत्ति पाई जाती, तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए, ये कहा गया। इसमें एक ये भी सजेशन दिया होगा, ये क्योंकि ये इसका एक्सटेंशन ही है, आर्टिकल 311 और आर्टिकल 310 को निरस्त कर दिया जाए, सीधा सजेशन दिया गया है। क्योंकि ये चीज़ें जो पकड़ी गई हैं पूर्व स्वीकृति, आर्टिकल 311 ही तो सिविल सेवा को मतलब सिविल सेवकों को वो देता है, इम्यूनिटी देता है, पावर देता है कि कोई ऐसे डायरेक्टली उन्हें रिमूव नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। 311 में ही वो सारी पावर मिलती है। तो ये इसने एआरसी ने रिकमेंड भी कर दिया कि इसको तुरंत इसको निरस्त कर दिया जाए। और आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार लोक सेवकों को आपराधिक दंड के अलावा राज्य या नागरिकों को हुए नुकसान की भरपाई और क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। ठीक बात है, ऐसा तो होना भी चाहिए कि जो भी राज्य को नुकसान हुआ या नागरिकों को जो भी नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति तो करना बनता है ना, भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा। ठीक है। अगला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तेजी से निपटान की समय सीमा निर्धारित। हाँ, ये भी है, किसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक समय सीमा होना चाहिए कि विद इन 6 महीने के अंदर या 180 दिन के अंदर उसका जजमेंट आ जाना चाहिए। फिर उसके लिए नहीं तो ये तो केस लटका रहता है, पहले हाई कोर्ट में जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे तो 10 साल चल जाता है, 10-20 साल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बेंच बैठाई जानी चाहिए जो केवल भ्रष्टाचार के मामलों को देख रेख करे, या फिर अधिकरण बनाए जाने चाहिए आर्टिकल 323 बी का प्रयोग करके। अब आगे चलते हैं। क्या है, निजी संपत्ति के सार्वजनिक उपयोगिता प्रदाताओं और पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए। ये एनजीओ के बारे में बात कर रहा है, जो पर्याप्त सार्वजनिक उपयोगिता, जो अधिक फंडिंग, जहाँ जिनके पास अधिक फंडिंग आती है उसको इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए। एनजीओ के बारे में है, उनको भी इसमें लाना चाहिए। अब अगला है बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो ठीक है, जो बेनामी संपत्ति ले लेते हैं उसके लिए एक अलग से गाइडलाइंस वगैरह लानी चाहिए। अब है अगला विसल ब्लोवर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कानून। ये एआरसी की रिकमेंडेशन थी 2007 के लिए, लेकिन ये अब वैलिड नहीं है क्योंकि विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में आ चुका है। बस आप अगर एआरसी का ना लिखना हो, खुद से लिखना हो, तो इसको और सशक्त करना चाहिए, विसल ब्लोवर एक्ट को, ये लिखा जा सकता है। अगला है गंभीर आर्थिक अपराधों पर एक नया कानून बनाया जाए जिससे गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय स्थापित किया जाए। जो गंभीर मामले हैं उसके लिए कार्यालय स्थापित होना चाहिए। अगला है ये इम्पोर्टेंट, ये है कि भ्रष्ट कृत्यों के लिए संसदीय विशेषाधिकारों के तहत प्रतिरक्षा समाप्त हो जानी चाहिए। जो ऐसा नहीं कि संसद में बैठकर जो भ्रष्टाचार करे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि संसद के अंदर जो जजमेंट मतलब सॉरी जो जो संसद के अंदर सांसद या फिर विधानसभा के अंदर विधायक होते हैं, वो विधानसभा के अंदर कुछ भी करे, उनको पर्याप्त रूप से इम्यूनिटी प्राप्त है आर्टिकल 394(2) के तहत विधायकों को और 105(2) के तहत सांसदों को। तो उसे समाप्त संशोधन करा जाना चाहिए। ये लिखा है कि अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो फिर इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, ऐसा होना चाहिए। तो ये तो पढ़ ही लिया 310 311 का मामला। अब आते हैं संस्था के स्तर पर क्या काम होना चाहिए। एक सेकंड, सॉरी।
तो संस्था के स्तर पर क्या काम होना चाहिए, इसमें लिखा है राष्ट्रीय लोकपाल और राष्ट्रीय लोकायुक्त नामक एक राष्ट्रीय लोकपाल को संवैधानिक प्रावधान किया जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आ चुका है 2013 में, जिसमें स्टेटूटरी कमीशन बनाया जा चुका है, स्टेटूटरी लोकपाल और लोकायुक्त को। लेकिन इसमें सजेशन क्या देना है, इसको संवैधानिक प्रावधान दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी केंद्रीय सभी राज्य मुख्यमंत्री सांसद शामिल हो। लेकिन जो अभी स्टेटूटरी कमीशन है उसमें पीएम भी शामिल है, अपने यहाँ राष्ट्रीय लोकायुक्त है, लेकिन पीएम को कुछ कंडीशंस मिली हैं जिसमें पीएम को छूट प्राप्त होती है। जो नेशनल मतलब राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के विषय है उसमें प्रधानमंत्री से लोकायुक्त सवाल नहीं कर सकता कि यहाँ पे ये वाला पैसा यहाँ पे क्यों खर्च कर दिया, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का था इसलिए खर्च कर दिया। या फिर अब अगला है, प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त संस्था स्थापित होना चाहिए। बस ये लिख सकते हैं संस्था स्थापित होना चाहिए, तो स्थापित हो चुकी है, ये तो अभी वैलिड नहीं, लेकिन ये वैलिड है कि इसमें संविधानिक बनाया जाना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक जब बन जाएगा तो थोड़ा प्रतिष्ठित न्यायविद वगैरह आएंगे तो थोड़ा सतर्कता थोड़ा मतलब मजबूत हो जाएगा। अब है स्थानीय निकायों कार्यवाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए स्थानीय निकाय लोकपाल गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हमारे यहाँ नहीं है लोकपाल स्थानीय निकायों में, तो इसको सजेशंस के रूप में लिखना ही है। जब जब कभी स्थानीय निकायों के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो ये भी सजेशन दे सकते हैं। स्थानीय निकायों में मेंस में क्वेश्चन आता रहता है एक आध साल में, तो ये क्वेश्चन ये याद रखना है। अगला जांच एजेंसियों में बहुविषयक कौशल सुसज्जित किया जाए, बहुविषयक कौशल से सुसज्जित किया जाए जांच एजेंसियों को, ये भी लिख सकते हैं। तकनीक सॉरी तकनीक आधारित कौशल दिया जाए जांच एजेंसियों को। अब आते हैं सामाजिक अवसंरचना, समाज के स्तर पे क्या किया जाए, तो नागरिकों को शिकायत ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली, कुछ चीज़ें देखेंगे ना, कहीं भी सुधार लिखना हो, सजेशंस आपको किसी भी क्वेश्चन कहीं भी लिखना हो तो 3 चीज़ें हर जगह मिलेंगी। अभी हम अपने फर्स्ट रिपोर्ट आरटीआई की देखी, उसमें भी ये मिला था, जागरूकता मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिलेगा, ये हर जगह मिलेगा। जागरूकता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये शिकायत ऑडिट ऑनलाइन, ये चीज़ें आप हर जगह लिख सकते हैं। चाहे कहीं पे कुछ भी लिखना हो, किसी भी चीज़ की सजेशंस लिखना हो तो जागरूकता फैलाया जाए, ऑनलाइन किया जाए क्योंकि ऑनलाइन का समय है, सामाजिक ऑडिट किया जाए, ये लिखने हैं हमेशा। तो अभी देखते हैं सामाजिक संरचना के लिए क्या दिया है। नागरिक शिकायतों को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली एवं शिकायत को ऑडिट का बाहरी आवधिक तंत्र होना चाहिए। ठीक है, एक आवधिक तंत्र होना चाहिए कि इस समय पीरियड के अंदर शिकायत का ऑडिट हो जाना चाहिए और ऑनलाइन प्रणाली होनी चाहिए। विसल ब्लोवर्स को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार योजना चलानी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये है, और स्कूल में जागरूकता कार्यक्रमों में नैतिकता और भ्रष्टाचार से लड़ने के महत्व पर जोर देना चाहिए, जागरूकता देना चाहिए बच्चों के स्तर से ही, बच्चों से ही, जिससे बड़े होके मतलब भ्रष्टाचारी ना बने, और जो भ्रष्टाचार कर चुका है उसके बारे में कोई बताता है, विसल ब्लोवर जो है उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और अगला है यूएस फॉल्स क्लेम एक्ट की तर्ज पर भारत में भी एक नागरिक को सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी के दावों में खिलाफ कानूनी राहत मांगने का अधिकार होना चाहिए। मतलब अगर कोई सरकार का आदमी धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार करता है तो नागरिक को धोखाधड़ी के दावे मांगने का अधिकार होना चाहिए। जैसे यूएस में फॉल्स क्लेम एक्ट है कि अगर किसी ने फॉल्स कर दिया तो नागरिक क्लेम कर सकते हैं, वैसा भारत में भी एक कानून होना चाहिए। एआरसी के सजेशन है। अगला है मीडिया के आरोप को उचित स्क्रीनिंग के मानदंड विकसित करने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आचार संहिता विकसित करना। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में तो क्या ही कहना, सब कोई जान रहे हैं। और ये मीडिया से रिलेटेड ना इंटरनल सिक्योरिटी में हर बार पूछता है एक आध क्वेश्चन, तो ये सजेशन एआरसी का लिख सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि गवर्नेंस और एथिक्स में बस काम आएगा, ये वाला तो स्पेसिफिक अभी अपनी नोट्स में अपडेट कर सकते हैं आप लोग जाके इंटरनल सिक्योरिटी का। अगला है सभी विकासात्मक योजना नागरिक केंद्रित कार्यक्रमों के परिचालन दिशा निर्देशों एवं सामाजिक ऑडिट तंत्र का प्रावधान किया जाना चाहिए। सोशल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, मतलब समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका ऑडिट हमें होते रहना चाहिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ में सुधार में लिखना हो तो सोशल ऑडिट तंत्र होना ही चाहिए।
अब आते हैं प्रणाली के स्तर पर। तो सेवाओं के पहला इसमें सेवाओं के प्रावधान में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, सरकारी एकाधिकार को कम कर देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे, एकाधिकार कम करेंगे, जिससे बहुत मार्केट बड़ा होगा, जिससे भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए, सिंगल विंडो बनाना चाहिए। ये देखिए एक पॉइंट मिल गया, जागरूकता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिंगल विंडो। ये हमारे आरटीआई में भी देखे थे। कहीं पे भी अगर सजेशन लिखना हो तो ये तो अवश्य लिखा जा सकता है, सिंगल विंडो। किसी भी चीज़ के लिए लिखना हो, अगर जैसे इम्पोर्ट, भारत का आयात कैसे बढ़ेगा, तो आयात के लिए हमें क्या कर सॉरी भारत का निर्यात कैसे बढ़ेगा, तो निर्यात नीतियों को बढ़ावा देने के लिए या फिर निर्यात प्रोडक्ट के लिए हमें एक सिंगल विंडो प्रणाली बनानी चाहिए, जिससे निर्यात निर्यात करने में जो पेपर वर्क होता है वो जल्दी निपटान हो सके। तो सिंगल विंडो हर जगह लिखा जा सकता है। ई गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग, ये फिर से आ गया तकनीक वाला मामला। तकनीक तो जोड़ना ही है। सार्वजनिक अनुबंधों में इंटीग्रिटी पैक्ट्स होना चाहिए। सत्यनिष्ठा वाला मामला है कि इंटीग्रिटी पैक्ट्स होना चाहिए सार्वजनिक अनुबंधों में। कोई भी सार्वजनिक अनुबंध हो रहा है तो उसमें सत्यनिष्ठा का मामला शामिल किया जाना चाहिए। और अगला है अधिकार, अधिकारियों के विवेक को कम या समाप्त कर, विवेकाधिकार को कम करने की बात कर रही है। जहाँ पे विवेकाधिकार हो वहाँ पे गाइडलाइंस, स्पष्ट गाइडलाइंस दे दी जानी चाहिए, जिससे विवेकाधिकार कम होंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप कम होगा। पर्यवेक्षी अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के बीच भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। वार्षिक प्रदर्शन और उनके वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट का के वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट में इस संबंध में उनकी प्रयासों की टिप्पणी शामिल किया जाना चाहिए। जो साथ वाले कोलीग्स होते हैं ना, उनको अपने अधीनस्थ कोलीग, अपने दूसरे कोलीग की भ्रष्टाचार की इंफॉर्मेशन देने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। और जो कोलीग्स रिपोर्ट देगा अपने भ्रष्टाचार वालों को, तो उसका वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट बना दे और उसको एक अच्छा अप्रिशिएट करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि टीम के अंदर कोई भ्रष्टाचारी है तो उससे भी पता लगाया जा सकता है। अगर इसलिए कोई एक व्यक्ति बता रहा है कि भ्रष्टाचारी है तो उसको प्रदर्शन रिपोर्ट अच्छा करें और फिर उसको अप्रिशिएट करें, ऐसा कहा गया है। और ये अच्छा भी पॉइंट है, अगर आपस में इससे संगठित भ्रष्टाचार कम होगा। और अगला, सभी सरकारी संगठनों में कार्यों और अधिकारियों के खिलाफ जोखिम प्रोफाइल की जानी चाहिए। वो तो सही बात है। ये तो जब सिविल सेवाओं के बारे में कुछ लिखने को है ना, कि सिविल सेवाओं में सुधार कैसे हो सकता है, सिविल सेवाओं को और अधिक मजबूत कैसे किया जा सकता है, तो ये लिख सकते हैं कि जोखिम प्रोफाइलिंग की जानी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि कौन 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 सा सिविल सेवक किस तरह की जजमेंट लेता है, तो ये और कितने जोखिम का काम कर लेता है। तो ये प्रोफाइलिंग होगी तो आपको पता चलेगा कि कौन किस तरह कर रहा है काम। और ये ऑडिट टीमों को फॉरेंसिक ऑडिट प्रशिक्षित किया जाए। हाँ, ये तो प्रशिक्षित में फॉरेंसिक ऑडिट में प्रशिक्षण किया जाए एवं लंबित ऑडिट प्रश्नों को वार्षिक सार्वजनिक बयान दिए जाए। वही है, जो ऑडिट कर रहा है उसको फॉरेंसिक मामले में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, कि ये भी पॉइंट है। देखिए 2-3 पॉइंट मिल गए, एक सिंगल विंडो, एक प्रशिक्षण, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक जागरूकता, सामाजिक ऑडिट। ये 5 पॉइंट कहीं भी लिखिए, आरटीआई में, सिटीजन चार्टर में, कहीं भी। अगर सिटीजन चार्टर में भी आ गया तो इसको ऐसे लिखिए, सिटीजन चार्टर के विषय में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाए, नागरिकों को जागरूक किया जाए, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग किया जाए। सिटीजन चार्टर के लिए सब लिखे जा रहे हैं। सिटीजन चार्टर का सामाजिक ऑडिट तंत्र किया जाना चाहिए समय समय पर। ये सब पॉइंट ऐसे हैं, यूनिवर्सल टाइप के हैं। इसको किसी भी क्वेश्चन में, जब आपके पास कुछ नहीं मिल रहा तो इन पॉइंटों को कहीं भी लिख के अपना उत्तर बढ़िया किया जा सकता है। और कहाँ पे ये वाला, सक्रिय सतर्कता उपायों को कार्यालय प्रमुख में प्राथमिक जिम्मेदारी बनाया जाए। सक्रिय सतर्कता उपायों को, जो सतर्कता उपाय है कि ये नहीं करना, उसको प्राथमिकता दी जाए। और फिर एक आखिरी है, राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाना चाहिए। और ये तो जरूरी है, डेटाबेस तो हर चीज़ का होना चाहिए, भ्रष्टाचार का मामला ही क्यों ना हो। तो अपनी ये 4th रिपोर्ट थी, इसके निष्कर्ष में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस यही है कि नैतिकता को मजबूत करना और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण का हिस्सा है। वो निष्कर्ष तो ऐसा है नहीं कि, तो ये हो गई अपनी 4th रिपोर्ट, जो थी गवर्नेंस के ऊपर अपनी
मेनली भ्रष्टाचार के ऊपर थी पब्लिक ऑर्डर। ये है इसमें भ्रष्टाचार के बारे में, कैसे भ्रष्टाचार से लड़ा जाए, कहाँ कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण हैं, परिणाम ये मैंने लिखे थे, इसको देख लेते हैं। राजनीतिक नौकरियां, नौकरशाही, तानाशाही समाप्त हो जाएगी, आर्थिक विकास और समृद्ध। देखिए मैं जब भी लिखता हूँ तो उसी बेस में लिखता हूँ। एक क्वेश्चन, एक ये राजनीतिक से मिल गया, एक आर्थिक से मिल गया, एक पर्यावरण से मिल गया, एक समाज से मिल गया, और एक ये समावेशी विकास, ये भी अर्थव्यवस्था से मिल गया। तो जब सोचने का पैटर्न इस तरह का बना लेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, तो आप जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, वो इसी पैटर्न में ही आएगा। तो ये तो इसको विशेष ध्यान रखें। ये ऐसे में भी काम आता है। ऐसे में जब कुछ सोचने को ना आ रहा हो तो इन पैटर्नों में सोच लीजिए। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई फोर्थ रिपोर्ट, शासन व्यवस्था में नैतिकता। अब आते हैं फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, जिसको करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। इसको ये भी सर्च कर सकते हैं, ज्ञानपीठ _CSE टेलीग्राम में। इसको स्कैन करके पहुँचा जा सकता है। बाकी मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो ज़रूर 1.5x में कर लीजिएगा, लेकिन पीडीएफ 2-3 बार रीड करना कंपलसरी है। तो थैंक यू अगेन।